अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे को द मॉडर्न एज, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये ऐसे उनकी एक ऐसे कलेक्शन है, उसके अंदर से लिया गया है। इसका नाम है द मॉडर्न एज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। वीडियो के अंदर हम जिन पॉइंट्स को डिस्कस करने लगे हैं उनमें से इंट्रोडक्शन है राइटर का। उसके बाद हम अबाउट देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे इस ऐसे का। फिर समरी डिस्कस करेंगे, एनालिसिस डिस्कस करेंगे और थीम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो 7 मई 1861 को पैदा हुए और 7 अगस्त 1941 में उनकी डेथ हो गई। रविंद्रनाथ टैगोर एक पॉलीमैथ, बंगाली पॉलीमैथ था, जो कि पोइट, राइटर, प्ले राइट, कंपोज़र, फ़िलासफ़र, पेंटर और सोशल रिफॉर्मर के तौर पर मशहूर था। ये 7 मई 1861 को कोलकाता, बंगाल, ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए। इन्होंने 19 और 20th सेंचुरी के दौरान बंगाली लिटरेचर और म्यूज़िक के साथ इंडियन आर्ट को मॉडर्निज़म के साथ रीशेप किया। वो गीतांजलि की खूबसूरत पोइट्री लिखने वाला पहला पोइट था जिसे लिटरेचर में पहले लिरिसिस्ट के तौर पर नोबेल प्राइज़ मिला। उनके लिखे जाने वाले सॉन्ग्स ज़्यादातर स्पिरिचुअल और मैजिकल होते थे। पोइट्री के अलावा प्रोज भी बहुत एलिगेंट वे में लिखते थे। उनका तल्लक ब्राह्मण तबके से था। ब्राह्मण ये इंग्लिश के अंदर जो है वो क्लासेस थी, जो अपने आप को जो है वो बहुत एलीट और अपर क्लास समझते थे। उन्होंने 8 साल की उम्र से पोइट्री लिखना शुरू कर दी और 16 साल की उम्र में पहली पोम की कलेक्शन को रिलीज़ किया, जिसे बाद में सीज़ कर दिया गया। टैगोर ज़्यादातर जो है वो गुरुदेव, रूबी गुरु और विश्वकवि के नाम से जाने जाते थे। उनके लिखे गए सॉन्ग्स को रविंद्रा संगीत के नाम से जाना जाता है। इंडिया और बांग्लादेश का नेशनल एंथम जन गण मन, ये भी रविंद्रनाथ जो है वो टैगोर ने लिखा और उनकी जो कलेक्शन थी रविंद्रा संगीत के नाम से, उनमें से ये लिया गया है। 80 साल की उम्र में 17 अगस्त 1941 में ये बंगाल में वफ़ात पा गए। उनके अगर हम नोटेबल वर्क्स की बात की जाए तो जो इम्पोर्टेंट और फेमस वर्क्स थे उसमें गीतांजलि 1910 में ये सॉन्ग्स जो है वो ऑफरिंग्स हैं। उसके बाद गीता माल्या 1914 ये कलेक्टेड सॉन्ग्स हैं। उसके बाद राजा 1910 प्लेज़ हैं। उसके बाद डाकघर है जिसे 1912 में पब्लिश किया गया, ये प्ले है। उसके बाद गोरा 1910 नावल है। उसके बाद गेयर बेयर ये नावल है। उसके बाद योगा योग 1929 में पब्लिश किया गया, ये भी एक नावल है। इसके अलावा टैगोर ने बहुत से जो हैं वो रिमार्केबल ड्राइंग्स, पेंटिंग और सॉन्ग्स वगैरह जो हैं वो छोड़े, यानी उन पे काम किया और इन सॉन्ग्स का म्यूज़िक भी उसने खुद ही बनाया था। टैगोर 7 अगस्त 1941 में कोलकाता में वफ़ात पा गए। तो ये था एक राइटर का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू, जिसके अंदर जो है हमने राइटर के बारे में डिस्कस किया और उनके राइटिंग स्टाइल और उनकी म्यूज़िक और उनकी जो है वो प्लेज़ वगैरह को डिस्कस किया। अब इस जो ऐसे इसके अबाउट देखते हैं कि इस ऐसे में राइटर ने किस बारे में बात की है। इस ऐसे में राइटर ने बेसिकली जो है वो अपने मेमोयर एज ए मेमोरी की को याद किया, अपने नॉस्टैल्जिया के बारे में बात की है। उसके बाद उसने ये बात की है कि जब इंसान जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागता है तो वो इससे क्या होता है कि उसका जो इमोशनल टच है वो ख़त्म हो जाता है। उसके अंदर से इंसानियत जो है वो ख़त्म हो जाती है, एहसास ख़त्म हो जाता है। और अगर हम जो है वो लेन देन ले आएँ रिश्तों के बीच में, तो इससे क्या होगा कि आपका ख़त्म हो जाएगा, एक दूसरे से कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, वीक हो जाएगा बॉन्ड। उसके बाद उसने जो है राइटर ने बताया है कि किस तरह जो है वो मॉडर्निज़म की अप्रोच जो है वो मॉडर्निस्टिक अप्रोच जो है वो ख़त्म कर रही है ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को और इंसान का इमोशनल टच ख़त्म कर रही है। इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस तो होता जा रहा है, लेकिन वो क्या होता जा रहा है, अपनों से दूर होता जा रहा है। उसका जो माइंडसेट है वो बदलता जा रहा है, वो फास्ट होता जा रहा है। एंड पे वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी पेश करता है
और बताता है कि जो लोग हैं जैसे बुद्धिस्ट हैं वो अपने बुद्धिज़्म के जो गुरु हैं उसका वेट कर रहे हैं और जो क्रिश्चियनिटी है वो क्राइस्ट का वेट कर रही है और इस तरह वो करके जो है वो इस ऐसे को ख़त्म कर देते हैं। तो ये इसका ब्रीफ ओवरव्यू था और ये ऐसे राइटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं इस ऐसे में और यानी अपने बचपन के दिन बताते हैं कि वो इस एज में है जिसमें वो अपने बारे में बताते हैं क्योंकि वो उस वक्त से बिलोंग करता था जब ये जो है वो मॉडर्न एज दूर थी और बाद में ये लोग जो मॉडर्निस्टिक अप्रोच आई थी वो कलकत्ता की फ़िज़ा को बताता है, इन्वायरमेंट को बताता है, पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करता है। तो ओवरऑल इस ऐसे में जो है वो अपने इमोशंस मॉडर्न एज को लेके इनका कंपैरिजन वगैरह करता हुआ नज़र आता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इसकी समरी को शुरू करते हैं। इस ऐसे में राइटर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। जो तजुर्बा उसने मॉडर्न एज को ऑब्ज़र्व करने के बाद किया उससे जो है वो टैगोर ने अपने इस ऐसे में बहुत फ़ाइन वे में बयान किया है। वो अपने इमोशन और मॉडर्न एज का कंपैरिजन करता है। वो इस ऐसे में कहता है कि जहाँ इंसानी रिश्तों में नफ़ा और नुकसान शामिल हो जाए तो वो इंसानी रिश्ता अपनी साख खो देता है, यानी उसमें मिलावट आ जाती है। उसे इस बात का एहसास तब हुआ जब वो कुछ साल पहले कलकत्ता से जापान की तरफ अपने एक सफ़र पर रवाना हुआ था। तो उसने एक चीज़ नोट की जिसने उसे गहरी चोट पहुंचाई। वो चीज़ ये थी कि गंगा नहर जिसके साथ उसकी बचपन और लड़कपन के गहरे जो है वो सीक्रेट्स और मेमोरीज जुड़ी हुई थी, उस गंगा के दोनों किनारों पर जो है वो गनी बैग्स ये बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियां थी वो बन चुकी थी जो माहौल को बुरी तरह हार्म कर रही थी। ये गंगा उसकी बर्थ प्लेस के पास वो वाहिद जगह थी जो उसे दुनिया की खूबसूरती की याद दिलाती थी जिसका रिलेशन डायरेक्ट सोल के साथ था। मगर अब ये शहर एक मॉडर्न सिटी बन चुका था जिसमें इमोशन या फीलिंग जैसे कि कोई उस चीज़ की कोई डेप्थ मौजूद नहीं थी। इस शहर के इर्द गिर्द कभी कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स या फिर कोई नेशनल या इंटरनेशनल प्रोग्राम नहीं हुआ था जिसकी वजह से इस शहर को याद किया जाए। यहाँ पर सिर्फ एक ये दरिया था जो इसके फेमस होने का एक सिंबल था। टैगोर अपने आप को लकी महसूस करता था कि वो इस मॉडर्निज़्म से पहले पैदा हुआ था, इसलिए कि उसने ये जो है वो स्मोक और ड्रैगन यानी धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ पहले से मौजूद यानी वो नहीं देखी थी, पहले से मौजूद नहीं थी। वो एक जो है वो पूरा आसाइश माहौल में पैदा हुआ था जिसमें माहौल जो है वो उसके लिए सेहत के लिए भी बहुत अच्छा था। लेकिन अब जैसे वो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री बन चुकी हैं, स्मोक है और आलूदगी फैल रही है, तो वो ये कहता है कि वो अपने आप को लकी फील करता है कि वो इस माहौल से पहले का इंसान है। इसने कोलकाता की साफ़ और आज़ाद जो है फ़ज़ा में सांस लिया था। इसमें उतरने वाली स्टेयर्स से नीचे दरिया में उतरते हुए उसे यूँ महसूस होता है जैसे कोई साफ़ सुथरा गाँव उसे अपनी बाहों में समेट रहा हो। उसे इस बात पर प्राउड है कि हिंदुस्तान के लोगों ने ऐसे दरिया के लिए अपनी सेंटीमेंट को हाई कर रखा है जो दरिया अपने किनारों पर हिंदुओं का कल्चर और मज़हब को प्रॉट अप करता रहा हो। बनारस के दौरे के दौरान भी उसने महसूस किया कि जो है वो रिलीजियस नॉर्म्स वगैरह इस दरिया के किनारे पर अदा की जाती हैं वो और कहीं नहीं होती और यही खूबसूरत जो है वो रस्मात उस और की वजह से और इन्हीं खसूसियात से जो दुनिया भर की खूबसूरती है वो अलहदा होती है क्योंकि वो ये जो दरिया के किनारे पर जो रस्मात अदा होती हैं वो कहीं और नहीं होती और यही चीज़ें जो हैं इसे दुनिया से मुख्तलिफ करती हैं और डिफ्रेंशिएट करती हैं पूरी दुनिया से। मगर एक सवाल जो हमारे ज़हनों को हर लम्हे परेशान करता रहता है कि उन गनी बैग्स का वहाँ के माहौल पर कितना बुरा असर होता होगा। ये जो है वो अनएक्सपेक्टेबल है और अनएक्सेप्टेबल है, मगर फिर भी इनको उनकी जो सोसाइटी है वो जगह देती है क्योंकि वो उनसे प्रॉफिट भी कमाते हैं और उनको फॉर सेफ्टी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो राइटर है वो कहता है कि अगर इन फैक्ट्री के ओनर्स इस बात को अश्योर करें कि इनसे पैदा होने वाले पोल्यूशन को कम से कम करने की कोशिश की जाएगी ताकि उनके कारोबार के साथ साथ ह्यूमन
जो है वो टूरिज़म्स और रिलीजियस इवेंट्स को अदा करने में लुत्फ़ महसूस कर सके। वो कहता है कि जो राइटर जो ओनर्स हैं वो एश्योरेंस करें, क्योंकि वो भी इंसानियत दिखाएं, अपने इमोशंस लेके आएँ, एक तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से और दूसरा इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से। ये दोनों काम नहीं हो रहे, आलूदगी भी हो रही है और जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है और जो रिलीजियस नॉर्म्स हैं, जो रिलीजियस वो क्या होते हैं, बात होती हैं, वो भी अदा नहीं हो रहे। तो वो राइटर कहता है कि जो ओनर्स हैं उनको इसका एक्शन लेना चाहिए, और अगर ये फैक्ट्री ओनर सिर्फ अपने लॉस और प्रॉफिट की ही फ़िक्र करेंगे तो तमाम इंसानी सिस्टम बुरी तरह से तबाह हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस मॉडर्न एज में इंसान इंतहाई अनहैप्पी और डिससेटिस्फाई है, और इस डिससेटिस्फैक्शन की वजह से वो ह्यूमन डिग्निटी और हॉनर को बुरी तरह तबाह कर रहा है, जो कि एक लावे की तरह बॉयल होकर हार्मफुल और गैसेस को प्रोड्यूस करता है, जिससे माशरा पूरी तरह इफ़ेक्ट होता है। इस सब से निकलना और उन सब से निकलने और मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है कि इंसान विर्चूज़ यानी कि नेकियों का रास्ता इख्तियार करे, क्योंकि इस मॉडर्न दौर में एक आइडियल ह्यूमन आइडेंटिटी जो है वो खो चुकी है, जो कि हमें सिर्फ नेकियों की तरफ जाने से और नेक काम करने से, गुड डीड करने से हासिल हो सकती है। उसके बाद राइटर कहते हैं कि इस सेटिस्फेक्शन को पाने का दूसरा सलूशन ये है कि इंसान स्ट्रगल और हार्ड वर्क करे। इस तरह मर्दों और औरतों के दरमियान मौजूद कैपिटलिज्म को भी ख़त्म किया जा सकता है। टैगोर ने एक जगह कहा है, व्हेन द फोर्सेस लाइंग लेटेंट इन इवन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट और लिबरेटेड फ्रॉम देयर बॉन्ड ऑफ यूनिटी, दे कैन लिफ्ट द बिल्डिंग्स ऑफ अ होल नेबरहुड टू द हाइट ऑफ माउंटेन्स। मीन्स के कोई मामूली सी चीज़ इवन की डस्ट भी जब आज़ाद होती है तो वो इमारतों को पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंचा देती है। इसलिए मेहनत और हार्डवर्क कभी भी खुद से आज़ाद नहीं करने चाहिए, यानी खुद जो है वो उसको उस चीज़ को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इस सब के साथ साथ जो है वो सेल्फ़ कंट्रोल एक चीज़ है, एक जो कभी इंसान को इन्फीरियर नहीं होने देती। हम जानते हैं कि जब भी लोग या कौमें अपनी यूनिटी से अवेयर होती हैं तो उनका शुमार जो है वो डिविनिटी के सिंबल में होता है, क्योंकि इनकी ये अवेयरनेस कोई मामूली अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन हमारी मॉडर्न जो है वो एजुकेशन हमारे माइंड में है, माइंड में मौजूद जो ट्रुथ है उसकी डेप्थ को कमज़ोर कर रही है। हमारे जो माइंड के अंदर जो एक कंसेप्ट बना होता है हार्ड वर्क का, तो जो एजुकेशन है, जो मॉडर्निज़्म है, वो इस चीज़ को, उसकी ट्रुथ को, और जो माइंड के अंदर जो ट्रुथ है उसको उसकी डेप्थ को कमज़ोर करती जा रही है। इवन के साइंसी तरक्की से लोग एक दूसरे के करीब हो गए हैं, मगर ज़हनी और जज्बाती तौर पर एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इंसान के अंदर जो इंसान का जो माइंड है वो उसको अर्ज करता है हार्ड वर्क के लिए, लेकिन जो एजुकेशन है, जो मॉडर्निज़्म है, जो एडवांसमेंट है, वो उसे सुस्त और काहिल बनाती जा रही है। आल्दो वो फास्ट हो गया है, लेकिन वो ह्यूमन नेचर, ह्यूमन इमोशन से बहुत दूर हो गया है, एहसासियत ख़त्म हो गया, इंसानियत ख़त्म हो गई है। और मोबाइल के ज़रिए या टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो पास तो हैं, लेकिन उनकी जो जो एक दूसरे का एहसास है वो ख़त्म हो गया है और जज्बाती तौर पे एक दूसरे से दूर हो गए हैं। राइटर कहता है कि वो चीज़ें जो तमाम लामहदूद रूहों में, यानी इन्फिनिटी सोल्स में और उन चीज़ों में जो नज़र आता है वो जदीद मॉडर्न ट्रेडिशन में नज़र नहीं आता। यानी जो एंसेस्टर्स के अंदर जो ट्रेडिशन, जो कल्चर पाया जाता था, वो आजकल वो वैसा चीज़ें नज़र नहीं आती। इंसान को एक ताकत नहीं बल्कि एक सोल कहा गया है। नेक्स्ट वाले पार्ट में टैगोर ने जो कंसेप्ट इस ऐसे में प्रेजेंट किया है वो ये कि किस तरह आजकल साइंटिफिक पीरियड में तमाम दुनिया के लोगों को और उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स मुतासर हो रहे हैं, जिसके नतीजे में एक ओवरऑल एप्टीनेस हर शख्स की शख्सियत पर नज़र आता है, जिसे आसानी से फिलअप नहीं किया जा सकता। अगर गौर किया जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ज़्यादातर पीस कायम करना चाहते हैं और अपने प्रॉफिट्स को भी इग्नोर कर सकती हैं। जो लोग दूसरों पर मुकम्मल तौर पर अपनी पावर को शो करते हैं, वो लोग असल में रिबेलियसनेस जैसे एलिमेंट्स लोगों में पैदा करते हैं, जो इन्हें पावरफुल अथॉरिटीज़ को एक न एक दिन नुकसान पहुंचाते हैं। और किसी भी तूफ़ान से पहले हमेशा हल्की और अनइम्पैक्टफुल एयर चलती है, जो बाद में किसी तबाहकुन तूफ़ान के बाइस बनती है। इसलिए कमज़ोर लोगों की पावर और उनमें मौजूद जो है वो पोटेंशियल को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हार्ड वर्क और मेहनत से सब कुछ बदल रखने की पावर रखते हैं।
कमज़ोर लोग अपने गॉड से हेल्प लेते हैं और फिर वो खुदा उन लोगों की ऐसी मदद करता है कि ताकतवर लोग दिखते रह जाते हैं। दुनिया की साल्वेशन से निकलने के लिए दुनिया के दो अजीम मज़ाहब हैं, इस चीज़ की प्रोफेसीज मौजूद हैं। इन दोनों रिलीजन्स में इंसानी हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन यानी कि ट्रुथ ऑफ लव को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से एक बुद्धा का मज़हब है जिसे लव से रिलेट किया जाता है और पीस का सिंबल समझा जाता है, और दूसरा रिलीजन क्राइस्ट ईसा के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके लिए मोहब्बत और अमन को प्रीच करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मसीह ने भी अमन की प्रीच उस वक़्त की जब उसने मोहब्बत की तबलीग की, और ये तब हुआ जब उसने गॉड को अपना बाप फादर डिक्लेयर कर दिया। और ये जज्बा था कि जिसमें मोहब्बत को सच्चाई के साथ पेश किया गया। इसलिए कहा जा सकता है कि जब पावर और ताकतें अपनी हिफाजत को एश्योर करती हैं तो इसके नतीजे में होने वाले प्रॉफिट से ह्यूमैनिटी ना सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ होती है बल्कि ग्रेट स्पिरिचुअल यूनिटी से रियलाइज़ भी हो जाती है। हमारी समरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये थोड़ी समरी जो है वो डिफ़िकल्ट है, अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है, क्योंकि टैगोर ने एक ऐसे के अंदर 3 से 4 टॉपिक के ऊपर बात की है। पहले वो अपने नॉस्टैल्जिया की बात करता है, फिर वो पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल जो है वो इस इन्वायरमेंट्स की बात करता है, पोल्यूशन की बात करता है। उसके बाद वो मॉडर्निज़्म की बात करता है, मॉडर्निज़्म ऑन ह्यूमन्स, फिर ह्यूमन इफ़ेक्ट की बात करता है। उसके बाद फिर वो रिलीजियस पे आ जाता है, रिलीजन की बात करता है कि किस तरह गॉड और क्रिश्चियनिटी और दूसरे लोग जो हैं वो इससे सफ़र कर रहे हैं। फिर इंडियन कल्चर की भी बात करता है। तो इस तरह उसने 4 से 5 जो हैं वो टॉपिक के ऊपर बात की है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंड करना कि बेसिकली टैगोर जो है रिप्रेजेंट क्या करना चाहता है थ्रू दिस ऐसे। तो इसको आप इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसको एनालिसिस को समझते हैं, बहुत थीम्स देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ वगैरह आ जाएगी। तो टैगोर ने एनालिसिस की हम डिस्कस करते हैं। टैगोर ने इस ऐसे को अगर गौर से पढ़ा जाए तो इसमें बयान की गई डेप्थ को अंडरस्टैंड किया जाए तो इसमें बयान किए गए सीक्रेट से आसानी से असंदाज हम सीक्रेट से आसानी से जो है वो अंडरस्टैंड उसको कर सकते हैं और उसको अपने माइंड में बिठा सकते हैं कि कैसे टैगोर ने बाकायदा तौर पर इन्वायरमेंट्स को डिस्कस किया है और उसके साथ ही ह्यूमन इफ़ेक्ट्स, ह्यूमन नेचर, मॉडर्निज़म्स, मटेरियलिस्टिक अप्रोच, इन सब चीज़ों को कितनी आसानी से फ़ाइन वे में जो है वो पोर्ट्रे किया है। टैगोर ने बहुत खूबसूरती से इंसानी ज़िंदगी में होने वाले जो है वो कॉम्बिनेशन को मॉडर्न एज के साथ कंपेयर करते हुए रिप्रेजेंट किया है। और इस तरह ऐसे कि शुरू में वो गंगा रिवर को पहले टाइम के साथ और मौजूदा हालात के साथ कंपेयर करता है तो वो प्राउड फील करता है। वो मॉडर्न एज से पहले पैदा हुआ और उसने नई दुनिया के हसल बसल के बजाय अमन, खूबसूरती, सच्चाई और इन सब कुछ चीज़ों को एंजॉय किया। गंगा दरिया के करीब गनी बैग्स की फैक्ट्री को देखकर उसे ना सिर्फ अफसोस होता है बल्कि वो इस बात को भी याद करता है कि किस तरह गंगा को हिंदुस्तान के लोग मजहबी रिचुअल्स के लिहाज से बहुत इज़्ज़त और प्यार की नज़र से देखते थे, मगर अब वहाँ की फ़ज़ा जो है वो बहुत आलूदा हो चुकी थी। दूसरे सेक्शन में वो ह्यूमन डिससेटिस्फेक्शन और अनहैप्पीनेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि किस तरह साइंसी तरक्की की वजह से और रेलगाड़ी और जहाज़, टेलीफोनिक टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों में ज़मीनी फासले तो बहुत कम हो गए हैं मगर ज़हनी और इमोशनली वो एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिससे ओवरकम करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। ह्यूमन डिग्निटी और पावर को कायम रखने के लिए मोहब्बत और अमन के साथ साथ गुड डीड्स यानी नेकियां करना बहुत ज़रूरी है। इस साइंटिफिक और मॉडर्न दौर में इंसानी जो है बका है उसको बचाने के लिए रिलीजन का काम बहुत अहम है। वो साइंस की भी बात करता है, मॉडर्न एज की भी बात करता है, पावर की भी बात करता है, एलीट क्लास की भी बात करता है, रिलीजन की बात करता है। तो इतने सारे टॉपिक्स को वो एक ही ऐसे किस्म में लेके चल रहा है रवींद्रनाथ टैगोर। और उसके मुताबिक जो हैं वो कहता है कि रिलीजन जो है वो इंसानी बका को बचाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। रिलीजन के मुताबिक जो है वो यानी उन रिलीजन जिसके पे वो बिलीव करता है कि क्या कहता है कि दुनिया में इस वक्त 2 जो हैं वो मेजर जो है मज़हब काम कर रहे हैं, जिसके मुताबिक क्राइस्ट और बुद्धा जो हैं वो किसका आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये दोनों मज़ाहिब जो हैं वो अपने लीडर्स का
आने का इंतज़ार कर रहे हैं। कहता है कि जो ये दोनों मज़ाहब हैं, बुद्धा और क्राइस्ट, ये इनके जो लीडर्स हैं वो पीस और लव को प्रीच करते हैं। इनके दुनिया में आने के बाद ही इस मॉडर्न दौर में कुछ बेहतरी आ सकती है और तभी पावरफुल और वीक पीपल के दरमियान जो मौजूद क्वाल्स और ओपिनियंस को चेंज किया जा सकता है। सो हम ये कह सकते हैं कि इस मॉडर्न एज के साइंटिफिक दौर में इंसान को सरवाइव करने के लिए रिलीजन का सहारा लेकर स्पिरिचुअल यूनिटी को कायम करना पड़ेगा। तो इसी के साथ जो है हमारा एनालिसिस जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है। तो एनालिसिस के अंदर हमने देखा कि किस तरह जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर 6 से 7 टॉपिक्स पर 6 से 7 अलग-अलग जगहों पर जंग लड़ रहे हैं, यानी वो रिलीजन को भी डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, पोल्यूशन और साइंटिफिक, मॉडर्न एज, मटेरियलिस्टिक, इन सारी अप्रोच को आसानी से फाइन आर्ट के ज़रिए डिस्कस करते हुए बता रहे हैं कि इंसान जो है वो किन हालात से गुज़र रहा है और उसको अपनी बेहतरी के लिए और अपने हैं कि इंसान को अपनी बका के लिए कौन कौन से इक़दाम करने चाहिए और गुड डीड्स जो हैं वो सिर्फ़ और रिलीजन का सहारा ही वो उसको अपनी असलियत पहचानने में मदद देगा। था हमारा एनालिसिस। अब हम थीम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जो थीम्स इस ऐसे के अंदर यूज़ हुए हैं वो उनमें सबसे पहले है पीस एंड लव। रिलीजियन, पोइट और राइटर होने के लिहाज से टैगोर ने अपने इस ऐसे की थीम अमन और मोहब्बत पर रखा है और इस थीम के साथ उसने सारे ऐसे को जो है वो कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहले उसने गंगा रिवर को अमन और लव के साथ मंसूब किया है। इस दरिया के साथ हिंदुस्तान के लोगों का मजहबी और इमोशनली लगाव और मोहब्बत को प्रेजेंट करने की कोशिश, और ये सब कुछ जो है वो एक पीस और लव को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इस मॉडर्न एज में अब नहीं है। और दूसरी चीज़, इस ऐसे में टैगोर ने पीस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इस पीस को कायम करने के लिए ह्यूमैनिटी को ट्रूथ ऑफ लव की रियलिटी को समझना होगा। ह्यूमैनिटी के लिए जो है ट्रूथ ऑफ लव का समझना बहुत ज़रूरी है और उसकी रियलिटी को समझना ज़रूरी है ताकि वो पीस को अंडरस्टैंड कर सकें। तभी जाकर स्पिरिचुअल यूनिटी कायम हो सकती है, जो कि इस यूनिवर्स में ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम हमें नज़र आता है वो पोल्यूशन का है। दूसरा थीम हमें जो इस ऐसे में नज़र आता है वो क्या है? पोल्यूशन। इस पोल्यूशन को टैगोर ने फ़िलासफ़ी के लिहाज से दो तरह से बयान किया है। एक तो जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी, जो कि उसने गंगा दरिया के किनारे पर मौजूद बारूद की फैक्ट्रियों से निकलकर एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करने वाले जो है वो धुएँ वगैरह को बयान किया है, जिसे टैगोर ने स्मोक ड्रैगन का नाम दिया है। और उसका सॉल्यूशन उसने बताया है कि अगर फैक्ट्री ओनर्स इस बात को एश्योर करें कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम से कम हो तो फिर इनका कारोबार भी वहाँ जारी रहना मुमकिन है और वहाँ के जो लोग हैं वो भी ठीक से रहेंगे। मगर उसके लिए लाजमी है कि जो है इंसानी किरदार और रिलीजियस रिचुअल पर कोई असर ना हो। और दूसरा जो दूसरी वो पोल्यूशन जो इंसानी ज़हनों में, यानी कि मैंने बताया ना कि जो ये पोल्यूशन है वो दो तरह की है। तो पहले पोल्यूशन जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी है और दूसरी जो पोल्यूशन है वो इंसानी ज़हनों में अनहैप्पीनेस, डिससैटिस्फैक्शन और हेट और अनपीसफुलनेस की शक्ल में मौजूद है, जिसको ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है कि लव और ट्रुथ को रियलिटी को अच्छे से रियलाइज़ किया जाए और अंडरस्टैंड भी किया जाए। इस सूरत में ह्यूमन डिग्निटी को सेव किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो है रिलीजन का। इस ऐसे में टैगोर की राइटिंग स्टाइल से हमें रिलीजन जैसे इम्पैक्टफुल और इम्पोर्टेंट थीम नज़र आता है। मॉडर्न एज में होने वाले एडवांसमेंट के लिए और उसके एडवांस के बाद जो नेक्स्ट थीम हमारे पास है वो रिलीजन का है। इस ऐसे में टैगोर के राइटिंग स्टाइल से हमें रिलीजन जैसा इम्पैक्टफुल और इम्पोर्टेंट थीम नज़र आता है। मॉडर्न एज में होने वाले एडवांसमेंट की वजह से इंसानों में फासले बढ़ते जा रहे हैं, मगर उनको एक दूसरे के पास लाने की लव और पीस बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। इन दोनों चीज़ों को खूबसूरती से बयान करने के लिए टैगोर ने दो रिलीजन का सहारा लेकर बताने की कोशिश की है कि मोहब्बत का वजूद अमन के साथ और अमन का क्या मोहब्बत के साथ होता है। एक तो ये कि इंसान जो कि बुद्धिज़्म से तल्लुक़ रखते हैं वो बुद्धा के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो मसीह मज़हब है यानी क्रिश्चियनिटी से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये क्राइस्ट का जो आइडिया है वो मे बी उन्होंने विलियम बटलर यीट्स की पोम द सेकंड कमिंग से लिया हो,
बट उसमें भी जो है वो क्राइस्ट का जिक्र किया गया कि क्राइस्ट इज़ कमिंग, यानी क्राइस्ट, अब यहाँ पे भी वो ये बात कर रहे हैं कि क्राइस्ट का, क्रिश्चियनिटी जो लोग हैं वो क्राइस्ट का वेट कर रहे हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं। ये दोनों मजहबी लीडर मोहब्बत और पीस को प्रीच करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे, इसलिए लोग इनके आने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न एज में इन दोनों एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हासिल है। उसकी वजह से ये साइंसी तरक्की करने वाले ताकतवर ममालिक और दूसरे गैर तरक्की याफ्ता लोगों और उनसे नफ़रत और बुग़्ज़ रखते हैं, को सुपीरियर और दूसरों को इन्फीरियर समझते हैं। और आजकल ज़्यादातर लोग अपने अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचते हैं, ना कि एक दूसरे की इमोशन का ख्याल रखते हैं। सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फ़ के बारे में सोचना, सेल्फ़ लव जो है वो समटाइम्स रिश्तों में कमज़ोरी की वजह बनता है। और यही बात जो है वो टैगोर बयान करते हैं कि जब हम अपना प्रॉफिट देखते हैं और अपना लॉस देखते हैं तो फिर इससे क्या होता है कि रिश्ते जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और इंसानियत के दरमियान जो है वो जब ये प्रॉफिट और लॉस की बातें आ जाएँ तो फिर ये क्या है, इंसानियत ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो साइंटिफिक इरा का है। ये मॉडर्न एज जो है वो एक तरह से साइंटिफिक तरक्की का इरा है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े ममालिक बहुत स्पीड से साइंसी तरक्की कर रहे हैं, और ये अपनी प्रोग्रेस और सक्सेस के आगे इंसानी जज्बात और मोहब्बत जैसे एहसास से बिल्कुल आ रही हैं, यानी कोई लिहाज नहीं करते, और इनको अपनी जीत और कामयाबी के आगे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता। इसी तरक्की की वजह से इंसानी ज़ाहिरी फ़ासले तो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, मगर दिलों में फ़ासले ज़्यादा हो गए हैं, जैसे लोग महसूस तक नहीं करते। अब यही बात आप देख सकते हैं इन द सेंस के लोग जो हैं वो हर बंदा यहाँ पे परेशान है, क्योंकि वो लोग बार बार एक ही चीज़ को देखते हैं, एक ही ट्रॉमा को फेस करते हैं, तो इसलिए फिर वो उन्हें दूसरों बंदे की तकलीफ़ जो है वो महसूस ही नहीं होती। तो यही बात जो है वो टैगोर अपने ऐसे के अंदर कह रहा है कि मॉडर्निज़्म ने इंसान को जहाँ पे तरक्की दी है, वहाँ ही उसने इंसान को पस्ती की तरफ धकेला है और उसको बिल्कुल इमोशनलेस कर दिया है। दिलों के फासले ज़्यादा हो गए हैं, जिसे लोग ज़रा भी महसूस तक नहीं करते और अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। इस साइंटिफिक एरा में इंसानी जज्बात और स्पिरिचुअल यूनिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और ह्यूमन डिग्निटी बहुत हद तक इस पर असरअंदाज हुई है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसको हल करने के सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं है कि ट्रुथ ऑफ लव और पावर का सही इस्तेमाल और उसको अंडरस्टैंड किया जाए, और पावरफुल लोग कमज़ोरों से मोहब्बत करें, यानी इन्फीरियर लोगों से मोहब्बत करें और प्यार से पेश आएँ, और कमज़ोर और गैर तरक्की याफ्ता लोग ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल से भी तरक्की करें और अपना बिहेवियर टुवार्ड्स दूसरे पीपल ठीक रखें। इस ऐसे को कीनली जो है वो ऑब्ज़र्व करके हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मॉडर्न एज में होने वाले डिज़ास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस से निपटने के लिए और इंसानी यूनिटी को दोबारा से कायम करने के लिए रिलीजियस और स्पिरिचुअल यूनिटी को कायम किया जाए, जिसके नतीजे में जो है वो ये तब्दीली आ सकती है, अदरवाइज़ और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये था आज का हमारा एसे, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिसके अंदर हमने इसको कीनली ऑब्ज़र्व किया और इसकी समरी थीम्स एनालिसिस को डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी कुछ समझ आ जाएगी। इसके बाद अगर आप इसको दोबारा से कहीं और से पढ़ेंगे तो इसकी आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको 2 से 3 जगहों पे या 2 से 3 तरह से बयान करने की कोशिश की है। इसमें बहुत से पॉइंट्स को उसने ओपन किया है और हर टॉपिक पे उसने बात करने की कोशिश की है। उसने इसका एनवायरमेंटल जो है वो पोल्यूशंस मेमोयर, यानी उसने अपने नॉस्टैल्जिया पे बात की है, और उसने अपने आप को मॉडर्न एज से भी रिलेट किया है, अपनी सिंपल लाइफ को। तो इस तरह रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में बयान किया है। तो मैंने इसको बहुत ही ईज़ी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको